वेलकम स्टूडेंट्स। और ये है हमारा सेकंड पार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बच्चों एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने पार्ट ए में हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और अब हम पार्ट बी में बच्चों उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने ऐड कर दिया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। सो बच्चों सेकेंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन है अपने पास कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, विग्रसली रिएक्शन कर रहा है। विग्रसली का मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ ही रिएक्शन कर रहा है टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है विद द लिबरेशन ऑफ हीट, और बच्चों बहुत सारी हीट वहाँ पर लिबरेट हो रही है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम। और बच्चों फर्स्ट लेक्चर में भी हम इसको कवर कर चुके हैं कि स्लैकिंग ऑफ लाइम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा लाइम वाटर। बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में बहुत आसानी से डिसॉल्व हो सकता है और उसको कहेंगे लाइम वाटर। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द स्लैकिंग ऑफ लाइम प्रोसेस। सो क्या बच्चों ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है? आपको क्या लगता है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी? बिल्कुल नहीं, बिकॉज लिबरेशन जब हीट का हो रहा है मीन्स ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें से बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया अपना, क्योंकि एंडोथर्मिक तो है नहीं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड जो CaOH होल ट्वाइस बना है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, जो लाइम वाटर बना है वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है? वो बच्चों बेसिक नेचर का है, बिकॉज बेस जो होते हैं उनका pH होता है 7 से ज़्यादा। 7 से ज़्यादा होगा, 14 से कम होगा। सो जैसे जैसे 14 की तरफ जाएंगे pH उनका क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बेसिक होते जाएंगे। सो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना हुआ है वो बना है बेसिक। सो pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। pH क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, मोर देन 7 होगा। सो अपना थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। एंड pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7। क्या ये लेस देन 7 होगा? नहीं। सो अपना सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही आ जाता है, बी वाला अपना यहाँ पर बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। फिर अपने पास 10th क्वेश्चन में हम चलते हैं कि बेरियम क्लोराइड है वो रिएक्ट कर रहा है बच्चों किसके साथ, अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। BaCl2 किसके साथ, अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है एंड फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन? बच्चों टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है, बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट। सो बच्चों अगर आप प्रोडक्ट पे ध्यान दो, जो इसके प्रोडक्ट यहाँ लिखे हुए हैं ये दोनों इसके प्रोडक्ट हैं, बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। सो अगर बेरियम की जगह पर आपने अमोनियम को रख दिया तो अमोनियम क्लोराइड बन गया, सिंपल। और अमोनियम की जगह पर आपने बेरियम को रख दिया तो बेरियम सल्फेट बन गया। मतलब इनमें एक्सचेंज हुआ है आयंस का, और जैसे ही आपके दिमाग में एक्सचेंज या इंटरचेंज वर्ड आता है आप समझ जाते हो कि ये कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी बच्चों। क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस किस तरह से अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। सो बेरियम किसकी जगह पे जाएगा, अमोनियम की जगह पर, और अमोनियम आ जाएगा बेरियम की जगह पर। सो डबल डिस्प्लेसमेंट तो है। फिर सेकंड आपके दिमाग में आया यार बेरियम सल्फेट कहीं पड़ा हुआ है। यस बच्चों ये हमने नोट्स में कवर किया हुआ है कि बेरियम सल्फेट के बहुत बढ़िया वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। सो क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी? बिल्कुल। सो सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर स्टेटमेंट जो है, सेकंड एंड फोर्थ अपने पास डी बिल्कुल सही आ जाएगा। इसका डी का सही होने का रीजन क्या होगा, क्योंकि बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट भी बन रहे हैं एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। क्योंकि आपको पता है मेनली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं। सो सिंपल है बच्चों, अपना डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा कि सेकंड भी सही है एंड फोर्थ भी अपना सही है। इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलिसिस इसको कहते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होता है। एंड मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, सिंपल है बच्चों, H2O आपने ब्रेक किया, ठीक है, रिवर्सिबल इस तरह की रिएक्शन होगी, ये बन गया H2+O2, ठीक है सर, H2+O2 बन गया है। अब इसमें बैलेंस किया जाए, ऑक्सीजन के 2 एटम दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन का एक ही एटम है वाटर में, सो इसके आगे 2 लगा दिया, ठीक। एंड हाइड्रोजन हो गए
4 तो हाइड्रोजन इधर भी 2 लगा दिए। क्या ये अब बैलेंस है 2H2O? तो रिएक्टेंट की साइड आप देख रहे हो कि 4 एटम हाइड्रोजन के हैं, प्रोडक्ट के साइड 4 एटम हाइड्रोजन के हैं। रिएक्टेंट के साइड 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, प्रोडक्ट की साइड 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। सो बच्चों आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिला कि जो अपने पास H2 है एंड जो O2 है उसके मोल पर आप ध्यान देना। इसके पहले हमने कुछ भी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया मतलब हम यहाँ पर एक कोफिशिएंट लेके चल रहे हैं। सो 2:1 आया। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मोल रेशियो कितना आ गया अपने पास 2:1 आ गया। सो हम इसको लिख सकते हैं कि 2:1 के साथ अपना स्टेटमेंट बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक टेस्ट ट्यूब में गैस की अमाउंट डबल हो जाती है बच्चों और सेकंड में क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो वो हमने पढ़ा था कि अगर अपने पास ऑक्सीजन 1 ml है तो हाइड्रोजन कितना ml होगी, 2 ml होगी। सिंपल है। उसके बाद 12th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों एंडोथर्मिक हीट को एब्सॉर्ब करने वाली रिएक्शन, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने वाटर में ऐड करना था, उससे बच्चों बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई एंड उसको कह सकते हैं डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बच्चों फर्स्ट तो अपना स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। भाई सब्लाइम करना है ड्राई आइस को, हमें क्या करना है, ड्राई आइस को आइस की फॉर्म में हमने चेंज कर देना है। बच्चों ड्राई आइस को हमने क्या करना है, सॉलिड से सीधे वेपर में चेंज करना है। सो सॉलिड से अगर वेपर में चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। मीन्स ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फर्स्ट बच्चों डाइल्यूशन क्या था, एक्सो था, वो तो गलत हो गया। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, क्या वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन है? नहीं बच्चों, कंडेंसेशन वर्ड का मतलब होता है कि वाटर वेपर्स लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। और बच्चों जब नए बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि लिक्विड में चेंज होगा तो बॉन्ड बनेंगे एंड नए बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है। सो बच्चों ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। सो हमें पूछ रहा है एंडोथर्मिक, तो ये भी गलत हो गया। अपने पास फोर्थ बचा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। सो बच्चों इवेपोरेट करने के लिए भी तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। वाटर में जो लिक्विड के अंदर जो बॉन्ड होंगे उनको ब्रेक करना है और वेपर में चेंज करना है, तो आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी। सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर भी आपका क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। सो अपने पास 2 ऑप्शन सही आए, एक तो ड्राई आइस का एंड एक इवेपोरेशन ऑफ वाटर का, सब्लिमेशन एंड इवेपोरेशन। सेकेंड एंड फोर्थ अपने को मिल गया डी ऑप्शन। बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ। इसके बाद 13 में अपने पास आते हैं, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, अच्छा KI है, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड है, एंड एक्वस लेड नाइट्रेट। बच्चों लेड सेकेंड नाइट्रेट है अपने पास, एंड येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं लेड आयोडाइड के। बच्चों PbI2 के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। दिमाग की आपकी यहीं पर बत्ती जल जानी चाहिए। हमने पढ़ा हुआ था आपके सिलेबस में लेड नाइट्रेट की 2 रिएक्शन है बच्चों। लेड नाइट्रेट की पहली रिएक्शन में क्या हो रहा था कि एक जगह तो लेड ऑक्साइड बन रहा था, वो तो प्रेसिपिटेट नहीं थे, वो तो सॉल्युबल था येलो कलर का। एंड दूसरी जगह लेड आयोडाइड के क्या बन रहे थे आपके पास, प्रेसिपिटेट बन रहे थे, फ्लोरेसेंट येलो कलर के होते हैं बच्चों, चमकदार येलो कलर के फ्लोरेसेंट यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनते हैं। सो वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है भाई, अपने पास लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। सो लेड नाइट्रेट की जगह हम क्या यूज करें, लेड नाइट्रेट की जगह हम कोई दूसरे मेटल को तो ले नहीं सकते बच्चों, क्योंकि उससे उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमें लेड नाइट्रेट की जगह लेड को तो लेना ही पड़ेगा, नाइट्रेट की जगह कोई और चीज़ हम देखते हैं, कोई और आयन देखते हैं। सो लेड सल्फेट है भाई, ठीक है लेड सल्फेट तो, बट ये इनसॉल्युबल है बच्चों। जब ये इनसॉल्युबल है तो क्या ये रिएक्शन देगा, नहीं, इनसॉल्युबल बच्चों कभी भी रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर आप इनसॉल्युबल को यूज़ करोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी। सो लेड सल्फेट बढ़िया ऑप्शन था, बट बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल तो ये गलत हो जाएगा अपने पास। इसको कर लेते हैं रेड से हम, ये हो जाएगा अपने पास गलत, ठीक। सेकंड है अपने पास लेड भी है, एसीटेट है बच्चों। एसीटेट क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है CH3COOH, और H को हटाया तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, CH3COO नेगेटिव। सो -1 की वैलेंसी के साथ लेड एसीटेट को हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेड एसीटेट अपने पास सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, बी सही ऑप्शन होगा।
एंड क्या अमोनियम नाइट्रेट को नहीं, एंड पोटेशियम को भी बिल्कुल नहीं। सो अगर हमें लेड नाइट्रेट का सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है तो लेड से ही रिलेटेड कोई हमें आयन ढूंढना पड़ेगा। एंड सल्फेट को हमने ढूंढा बट वो इनसॉल्युबल था तो वो तो यूज़ कर नहीं सकते। सो अपने पास आ गया लेड एसीटेट का एग्जाम्पल। सो बच्चों 13 का यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेड एसीटेट को आप यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रेसिपिटेट में क्या कोई चेंज देखने को मिलेगा? नहीं, आपको प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड के ही मिलेंगे। सो बच्चों ये थे अपने 13 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 2 में भी। सो बच्चों अपने पास 14 क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम? कौन सी गैसेस को बच्चों हम यूज़ करें जिससे कि क्या होगा, फ्रेश सैंपल जो ऑयल का है वो लंबे टाइम तक अपने पास स्टोर होके रह सके। सो हमको पता है कि क्या होता है, जो ऑयली फूड होता है बच्चों, ऑयली फूड जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है उसमें से स्मेल आने लगती है, वो ख़राब हो जाता है। स्मेल आने लगेगी, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है बच्चों। क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब ऑक्सीजन उसमें से ऑक्सीजन ऐड होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ग्रोथ करने लगता है और उससे उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। और हम कहते हैं कि वो क्या हो गया है, रेंसिड हो गया है। जैसे बटर कभी रखा हुआ है तो रेंसिड बटर हम कह देते हैं। आपने अक्सर देखा है समर्स में, गर्मियों में क्या होता है कि अगर आप फूड को रेफ्रिजरेटर में ना रखो तो उससे क्या होगा कि वो क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। इसी को हम कहते हैं बच्चों सिंपली रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जाए? आपने देखा है चिप्स के पैकेट के अंदर हवा भर के देते हैं भाई, वो हवा अक्सर होती है, एक्चुअल में वो हवा होती है नाइट्रोजन गैस या फिर वो होती है हीलियम गैस। बिकॉज बच्चों नाइट्रोजन एंड हीलियम क्या होती हैं, हीलियम तो इनर्ट गैस है एंड नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। मीन्स वो आपके ऑयली फूड को, आपकी चिप्स को ख़राब नहीं होने देता। सो कौन सी गैस हम स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक ऑयली फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए? हीलियम और नाइट्रोजन गैस को बच्चों हम स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर। सो डी अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। 15 है बच्चों अपने पास, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार इसको कर लें। ऑक्सीजन गैस को अगर आपने लेबोरेटरी में बनाना है तो आपको KClO3 नोट कर लें, पोटेशियम क्लोरेट। बच्चों इसको पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं, क्लोराइड नहीं होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है, RAT। और हीट करके कैटलिस्ट की प्रेजेंस में KCl एंड O2 बच्चों ये बनाता है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि हीट हमने कहाँ लिखा है, एरो के ऊपर लिखा है, मीन्स हमने इसको रिएक्टेंट की साइड लिखा है। और रिएक्टेंट की साइड लिखा है तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। बिकॉज इसमें अगर हीट रिलीज होती तो हम उसको कहाँ लिखते, इस साइड लिखते भाई, ट्राइंगल में इस साइड लिखते कि हीट रिलीज हो रही है। बट क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए हीट को कहाँ लिखा हुआ है बच्चों, एरो के ऊपर लिखा हुआ है। ये पॉइंट आपने नोट करना है। सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है भाई। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, अपने पास एक रिएक्टेंट होता है और वही कंपाउंड डिकम्पोज होकर के आपको मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है। क्या ये एंडोथर्मिक नेचर की है? बिल्कुल सही है, एंडोथर्मिक की है, हीट यहाँ पर यूज हो रही है। कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं है बच्चों, बी तो बिल्कुल गलत है। एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बट रिलीज नहीं हो रही है एनर्जी, सी भी गलत है। एंड फोटो डिकम्पोजिशन तो है ही नहीं क्योंकि हीट यूज हो रही है, लाइट तो है नहीं। सो 15 का बिल्कुल आसानी से ए आपके पास सही ऑप्शन आ जाएगा। सो KClO3 याद रखना है, पोटेशियम क्लोरेट, और बच्चों हीट हो करके आपको ऑक्सीजन देगा जो कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑक्सीजन गैस के काम आएगी। 16 क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन? मीन्स बच्चों पूछ रहा है केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन कौन से स्टेटमेंट में यहाँ पर होगा, कौन सी प्रोसेस में होगा। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। बच्चों आपने गैस को अंडर प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके आपने एक सिलेंडर में भर दिया, क्या उसका नेचर चेंज होगा? क्या उसमें नया प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं, उसमें नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे आपके LPG है घरों में, अब वो आपने गैस सिलेंडर में अंडर प्रेशर रखा हुआ है, लिक्विड की फॉर्म में है, जैसे ही बर्नर ओपन किया तो वो क्या गैस की फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो क्या उसका नेचर चेंज होता है? क्या उसमें नया सब्सटेंस बनता है? नहीं बच्चों।
ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ये एक फिजिकल चेंज होगा इसमें सिंपली, बिकॉज उसकी स्टेट चेंज हो रही है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, भाई ठीक है, अपने पास एयर थी, ऑक्सीजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, हमने उसको लिक्विड में चेंज कर लिया। क्या हमने उस स्टेट को चेंज किया है? यस, हमने ऑक्सीजन को गैस से लिक्विड में चेंज कर लिया, लिक्विफाइड ऑक्सीजन कर लिया। तो क्या कोई नया सब्सटेंस बना? क्या कोई केमिकल चेंज हुआ? नहीं, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। थर्ड आता है बच्चों, कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन ओपन। तो चाइना डिश में हमने पेट्रोल रख दिया, भाई इवेपोरेट हो जाएगा, कोई नया सब्सटेंस बनेगा? नहीं, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। सो हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हीट टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर। बच्चों हाई टेम्परेचर पे कॉपर वायर को अगर हम हीट करेंगे तो उससे बनेगा कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड बच्चों एक नया सब्सटेंस हो गया। सो Cu प्लस O2 क्या बन जाएगा? CuO, और वो हो जाएगा नया सब्सटेंस। सो नया सब्सटेंस होगा मतलब अपना ये एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। सो बच्चों डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, 16 का डी, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि बच्चों इसमें क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। 17 में बच्चों आ चुके हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एब्रीवेशंस जो बच्चों यूज़ की हुई हैं, लाइक जो लिक्विड लिक्विड गैस गैस जो लिखे हुए हैं उसमें से करेक्ट हमने स्टेट्स को चूज करना है। सो H2O2 से H2O बन रहा है, ठीक है। अब इसमें H2 एंड O2 बच्चों दोनों होती हैं गैसेस स्टेट में, आपको पता है कि H2O2 दोनों गैसेस होती हैं और H2O बनता है लिक्विड। सो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बिकॉज H2 भी गैस होगी, O2 भी गैस होगी, एंड प्रोडक्ट बनेगा H2O लिक्विड। 18 और बच्चा आखिरी अपना क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमने कवर की है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस में, और बच्चों इसका फाइनल एमसीक्यू है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कौन सी है बच्चों? मतलब आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ट्रिक क्या है बच्चों कॉम्बिनेशन की? आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो KClO3 तो अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा है बच्चों, ये तो डिकम्पोजिशन है, सो गलत हो गया। MgOH होल ट्वाइस बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, सो ये एक सही प्रोसेस है, MgO प्लस H2O। इसको कहते हैं बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नोट करना है आपने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं। थर्ड क्या, एल्यूमिनियम, अच्छा Al2O3 बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, सिंगल प्रोडक्ट है भाई, सही है अपना। सो सेकेंड अपने पास सही है, थर्ड अपने पास सही है। Zn प्लस FeSO4, तो Zn Fe की जगह पर आया और Fe बेचारा बाहर चला गया डिस्प्लेस होके, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट है। अपने को पूछा हुआ है कॉम्बिनेशन, सो सेकंड एंड थर्ड को ढूंढा जाए तो सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन बच्चों अपने पास बिल्कुल सही आ जाएगा। सो डी ऑप्शन अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। बच्चों ट्रिक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट आपका बनता है। सो बच्चों अगर आपने इसके लेक्चर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप बच्चों आसानी से वीडियोस को देख सकते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज होते हैं बच्चों, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं, घुमा करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एग्जाम के अंदर। सो बच्चों ये भी हम कवर कर चुके हैं। एंड अगर आपको ये लेक्चर से कुछ नया मिला, कुछ सीखने को मिला, आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं बच्चों, तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, जिससे क्या होगा आपके पास इस तरह के नोटिफिकेशंस लेक्चर के आते रहेंगे। सो बच्चों अगर आपको इसकी आंसर की चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, पार्ट 1 एंड 2 दोनों के डिस्क्रिप्शन में। सो वहाँ से आप बच्चों मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स को। सो बच्चों मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। फिलहाल हम यहाँ कवर कर चुके हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सो बच्चों इसको पढ़ते रहिए, और अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लेक्चर्स बच्चों ज़रूर वहाँ पर कवर करें।